मैं एकदम क्लियर हो गई थी, मुझे डिसिप्लिन को फॉलो करना है, तोड़ना नहीं है। जो उसके नियम है उसको फॉलो करना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंबिंग रात में करते हैं। रात में इसलिए करते हैं क्योंकि वेदर पूरा शांत होता है, स्नो कम गिरता है, विंड भी तेज़ नहीं होती, इसलिए क्लाइंबिंग रात में करते हैं। दिन में वेदर ख़राब हो जाता है और रिफ्लेक्ट, वो धूप की रिफ्लेक्ट करके आँखों को स्नो ब्लाइंडनेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए रात में करते हैं। मैं कैंप 4 से शाम को 4 बजे निकली थी 20 मई 2013 को, शाम को 4 बजे कैंप 4 से ऊपर के लिए। चलते रहे, जैसे ही अंधेरा होना शुरू हो गया था, हेडलाइट एक लगा के रखते हैं हम सिर में, मेरी हेडलाइट जिधर ही जा रही थी, कैंप 4 टू समिट, मेन समिट के लिए हम चले थे अभी, कैंप 4 टू समिट, ये जो एरिया है 3500 3500 है, और इस एरिया को डेथ जोन एरिया बोलते हैं। मैं निकली, रात हुई, जिधर ही हेडलाइट मेरी जा रही है ऐसे, उधर ही डेड बॉडीज नज़र आ रही हैं। करीब 200 डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं वहाँ पे, जंगल है पूरा, और इतना ऐसे किसी का पार्ट दिख रहा है, किसी का इतना बर्फ में दबा है। क्या होता, मून लाइट था, स्नो गिरता, बॉडी ढक जाती थी, लेकिन विंड एक झोंका बड़ी तेजी से आता, विंड स्नो को उड़ा देता, बॉडी फिर से खुल जाती थी। एक अजीब व गरीब मंजर था वहाँ पे। अपनी इतने नहीं, मैं उससे नहीं, क्योंकि वो 99 की डेड बॉडी, बहुत पुरानी पूरा 10-10 लाख का इक्विपमेंट्स उसके ऊपर है, और लेकिन वो मरा पड़ा हुआ है। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करूं। इतना ही नहीं, मैं और उनके बीच से मैं आगे निकल रही थी, मेरे सामने एक, मेरी रोप में, जिस रोप में मैं खुद हूँ, एंकर हूँ, उसी रोप में एक बांग्लादेशी ऐसे हाथ हिल रहा था, आ, मुंह से आवाज़ आ रही थी आ की। जब तक मैं उसके पास गई, बॉडी पूरी शांत हो चुकी थी और आंखें ऐसे खुली थी, ब्लू पड़ चुका था पूरा फेस, और ये सब पूरा बर्फ हो गया था, जम गया था पूरा बर्फ से वो, और रोप में ऐसे उलट गया था वो। 10 से 15 सेकंड खड़े मेरे लिए डिसीजन ले पाना इतना मुश्किल था। मेरे बार बार दिमाग में आ रहा था कि वापस चले जाते। कुछ लोग वहाँ से भी वापस आ गए, जो कि फॉरनर, कुछ ऐसे लोग वापस जाना शुरू कर दिए कि नहीं हो सकता। मैं 10 से 15 सेकंड खड़े होकर मैंने सिर्फ इतना बोला, अगर इन सब में से सब ने एवरेस्ट सबमिट किया है तब तो ठीक है, अगर नहीं सबमिट किया है, मैं सबके लिए एवरेस्ट सबमिट कर जिंदा वापस जाऊंगी। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं उसी तरीके से हमारी बॉडी जनरेट करना शुरू करती है, सारी परिस्थितियां आपके हक में आना शुरू हो जाती है, अगर आप अपने गोल के प्रति ईमानदार हैं तो। अगर आपका गोल आप पर हावी है, ईमानदार हैं आप, तब। अगर आप थोड़ा सा भी शक करते हैं तो अपने आप सारी चीज़ें अपोजिट होना शुरू हो जाएंगी। मैंने पूरी ईमानदारी के साथ बढ़े आगे, तो मैंने अपना सेफ्टी कैराबिनर खोला और बांग्लादेशी के आगे लगाया, बॉडी को लांग के, क्योंकि कोई रास्ता नहीं था, बॉडी को लांग के और आगे बोला, और प्रॉमिस किया कि मैं आप सबके लिए एवरेस्ट सबमिट करूंगी। क्योंकि जब मैंने प्लान किया था या फिर एवरेस्ट शुरू किया था, तब शायद वो मेरा सपना था, अब तो सबका था। तो कहीं ना कहीं से उन सबकी आत्मा बोल सकता है या कुछ भी, सबकी आशीर्वाद भी मेरे साथ वो लगना शुरू हुआ। मैं फाइनली आगे बढ़ना शुरू किया। हिलेरी स्टेप 1953 में एडमंड हिलेरी सर गए थे, उस रॉकी एरिया है पूरा यूं करके। वैसे तो 1940 से एवरेस्ट क्लाइंबिंग सबमिट करने के लोग सोच रहे थे, लेकिन जितने जाते वो मर जाते थे। लेकिन 1953 में एडमंड हिलेरी सर गए और जिंदा वापस आए, तेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलेरी सर। तो इसलिए उस एरिया का नाम, रॉकी एरिया का नाम हिलेरी स्टेप पड़ा है। यूँ मतलब मैं हिलेरी स्टेप के करीब, साउथ समिट के करीब जैसे ही पहुंची, मेरा शेरपा मुझे बोला, मेरा ग्रुप सब जा चुके हैं, मुझसे आगे जा चुके थे सब। मेरा शेरपा मुझसे बोल रहा कि अरुणिमा वापस चलो। मैंने कहा क्यों वापस चलूँ? ऐसे ही मैंने बोला क्यों वापस चलूँ? हम एक दूसरे का फेस भी हमारा ढका हुआ था, थोड़ा थोड़ा बस दिख रहा था ऐसे। वो वापस चलो, मैंने कहा नहीं वापस नहीं जाएंगे। बोला अरुणिमा जिंदगी रहे दोबारा ट्राई करना। मैंने कहा अगर मैंने एवरेस्ट सबमिट नहीं किया तो शायद मेरी जिंदगी ना रहे। और वो बोला अरुणिमा ऑक्सीजन रहेगा तब तो तू सबमिट कर, तेरा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, वापस चल। एक बार तो शॉक हुए हम कि ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। फिर हम थोड़ी देर 1-2-4 सेकंड ही मैंने सोचने में लगाया। हम एक दूसरे को कन्विंस कर रहे थे, वो मुझे समझा रहा था, मैं उसको समझा रही, मैं उसको बोल रही थी कुछ नहीं होगा, मुझे बोल रहा था कि नहीं अरुणिमा कुछ भी हो सकता है, और शायद जिंदा, क्योंकि एवरेस्ट पे 8848 के हाइट पे ऑक्सीजन नहीं मिल सकता। और वापस चल, जिंदगी रही दोबारा ट्राई करना। सच बताओ, चाहे आप लोग भी बोलें कि ये तो पागलपन है, कुछ भी हो,
मैंने शेरपा से लास्ट में डिसीजन लिया, मैंने सिर्फ इतना बोला कि आप जाना चाहते हो तो जाओ, नहीं जाना चाहते हो मत जाओ। मेरे पास इतना ऑक्सीजन है कि मैं अपने देश का तिरंगा लगाऊं, ये रिकॉर्ड इंडिया के नाम ला पाऊं। और एक वो लोगों की आलोचनाएं, वो व्हीलचेयर, वो बैसाखी, दूसरा मैडम भुछिंद्री पाल और मेरी माँ का मेरे दिमाग में वो बात वीडियो की तरह चल रहा था, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि अरुणिमा कभी कभी पल तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे आएंगे कि जब तुम्हारे आसपास फैसला लेने वाला कोई और नहीं होगा, तुम जहाँ पर भी हो ना वहाँ पर खड़े होकर सिर्फ इतना सोचना कि एक एक कदम चलकर तू यहाँ तक पहुँची है और अपना सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाना, देखना कुछ देर बाद अपने टॉप पर होगी। मैं सच पूरी मतलब सच बताऊं कि दो चीज़ें मेरे, वैसे भी हाई एल्टीट्यूड में जब एक बात कोई दिमाग में आ जाती है तो लगातार चलती रहती है। मेरे दिमाग में वो बातें चल रही थी एकदम वीडियो की तरह, और मुझे समिट दिखाई दे रहा था। लास्ट में शेरपा को बोल के एक कदम आगे बढ़ाया, करीब 2 घंटे बाद मैं टॉप पर थी। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि मैं कितना खुश थी। आप सोच ही नहीं सकते उस हद तक कि मैं कितना खुश थी। मतलब दोनों हाथ ऊपर करके चिल्लाने का मन कर रहा था कि इतनी जोर से चिल्लाऊं, इतनी जोर से चिल्लाऊं कि सबको बता दूं कि आज मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूं। उन लोगों को बता दूं जो लोग ये सोचते हैं, महिला, विकलांग, मिडिल क्लास फैमिली, जो लोग ये सोचते हैं जिंदगी में कोई एक काम किया और उस बार हम फेल हुए तो दोबारा ट्राई नहीं करते, मैं उनको चिल्ला चिल्ला कर बताना चाहती थी। यहाँ तक कि मैंने मास्क निकाला, दोनों हाथ ऊपर किया और चिल्लाना शुरू किया। बल्कि मेरा शेरपा मुझे पागल समझना शुरू कर दिया, बोला कि हाई एल्टीट्यूड का इसको क्योंकि हाइपो कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं हाई एल्टीट्यूड के। तो वो मुझे बोला कि क्या हो गया, तू चिल्ला क्यों रही है? कहा आप नहीं समझेंगे, चिल्ला लेने दीजिए मुझे, लेकिन इतनी एनर्जी नहीं होती बॉडी में कि हम चिल्ला पाए, इतनी एनर्जी नहीं होती। फाइनली स्वामी विवेकानंद जी जो मेरे आदर्श हैं, मैंने वो फोटो प्रॉमिस किया था तब से कि जब से मैं कि मुझे एवरेस्ट जाना है। फोटोज ब्लैक एंड वाइट फोटो, स्वामी विवेकानंद, भगवान परमहंस, माँ शारदा, फोटो रखी। अभी मंत्र नहीं आ रहा था मुझे, तो मैंने पूरी ईमानदारी से कहा कि हे स्वामी जी मुझे मंत्र नहीं आता आपका, तो जो महाराज जी पढ़ते हैं वो आप एक्सेप्ट कर लो। एक उसमें बोला था कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए। और शायद हम जब यहाँ होते हैं, जब सी लेवल में, शायद वो अपने इंडियन फ्लैग के साथ में शायद वो फीलिंग्स नहीं आती, लेकिन अगर हम किसी कंपटीशन में हों या फिर कहीं ऐसी जगह पे, अपने आप वो अलग वाली फीलिंग्स आती है। मेरे मन में क्या आ रहा था कि मैं अपने फ्लैग को सबसे ऊपर लगाऊं और कितना हग करूं उसको, मतलब कितना ज़्यादा, ये सारी चीज़ें अपने आप हो रही थी मुझे। 6 से 7 मिनट में करीब एवरेस्ट पे थी। शेरपा मुझे बार बार बोल रहा, अरुणिमा अभी चलो, वापस चलो, तुम्हारा कभी भी ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा, हम उसमें चल रहे हैं, मतलब उसमें खतरे के उसमें चल रहे हैं, बार बार मुझे बोल रहा है। लेकिन मुझे कहाँ, मुझे तो प्रॉपर वो जो मोमेंट था पूरा पूरी तरीके से उसको इकट्ठा करना था मुझे। मैंने शेरपा से 4-5 पेयर बैटरी, मैंने कोई इस जेब से कोई इस जेब से निकालना शुरू किया। जब बैटरी और कैमरे निकालना, छोटे छोटे कैमरे, एक डिस्पोजल कैमरा, 2 नॉर्मल कैमरा, ऐसे करके निकालना जब शुरू किया, शेरपा बोला इतनी सारी बैटरी कैमरे के आने की ज़रूरत थी। मैंने कहा प्रॉपर प्लानिंग से आए कि मुझे फ़ोटो लेना है।